इतिहास के पन्नों में कुछ रहस्य ऐसे दफन हो जाते हैं जो सदियों तक मानवीय लालसा और जिज्ञासा का केंद्र बने रहते हैं। ऐसा ही एक महान रहस्य है मगध के शक्तिशाली नंद वंश के अतुलनीय खजाने का। कहा जाता है कि सन 322 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने नंद साम्राज्य के पतन की नींव रखी, तो अंतिम नंद सम्राट घनानंद ने अपनी विशाल संपदा को किसी गुप्त सुरंग प्रणाली में छिपा दिया था, ताकि वो कभी भी उनके शत्रुओं के हाथ न लग सके। ये खजाना आज भी बिहार की गर्द में पाटलिपुत्र के खंडहरों के नीचे कहीं दफन है। और ये कहानी है उसी खजाने की तलाश में निकले दो लोगों की, जिनकी नियति इतिहास के साथ गुथी हुई थी। वर्ष 1947, भारत को आजादी मिलने के ठीक बाद का समय। देश बंटवारे की विभीषिका झेल रहा था, लेकिन बिहार के पटना शहर के पास एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा इतिहासकार प्रोफेसर अमरेंद्र शर्मा अपनी धूल भरी लाइब्रेरी में एक पुराने पांडुलिपि का अध्ययन कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही आग जल रही थी। वो आग थी नंद वंश के खजाने को खोज निकालने की। अमरेंद्र के पिता और दादा दोनों ही इसी खोज में अपना जीवन बिता चुके थे। उनके दादा राम कुमार शर्मा एक ब्रिटिश पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक थे और उन्हें एक ऐसी गुप्त सुरंग के बारे में पता चला था जो पाटलिपुत्र के प्राचीन महलों के नीचे फैली हुई थी। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात को महज एक किस्सा समझकर नजरअंदाज कर दिया। उनके पिता ने सपने को आगे बढ़ाया, लेकिन देश की आजादी की लड़ाई में शामिल होने के कारण वो इसे पूरा नहीं कर पाए। अमरेंद्र के हाथ में अब वो पुराने पांडुलिपि थी, जिसे उनके दादा ने अपने खून और पसीने से लिखा था। ये कोई नक्शा नहीं था, बल्कि एक कहानी थी, एक शपथ की कहानी। अमर, उनके पिता ने मरते समय कहा था, ये खजाना सिर्फ सोने चांदी का ढेर नहीं है, ये हमारे इतिहास की गरिमा है। नंदों ने इसे इसलिए छिपाया ताकि मगध की संस्कृति बची रहे। तुम्हें इसे ढूंढना है, नहीं तो ये रहस्य सदियों के गर्द में खोकर रह जाएगा। यही बोझ अमरेंद्र अपने कंधों पर उठाए हुए थे। पांडुलिपि में एक श्लोक था जो बार बार दोहराया गया था। सोनपुर के संगम तीरे, गंगा सरयू के उलझन में, अशोक के खंभे की छाया में छिपा है नंद का धन। 9 गुफाओं का पेचीदा रास्ता, 3 नदियों का जल, जिसने पाया उसने छोड़ा अपने प्राण का मोल। ये श्लोक ही एकमात्र सुराग था। अमरेंद्र को पता था कि वो अकेले ये यात्रा नहीं कर सकते। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो न सिर्फ मजबूत हो, बल्कि इतिहास और भूगोल का भी ज्ञानकार हो। उनकी नजर पड़ी अपने ही गांव के एक जवान विक्रम बिहारी सिंह पर। विक्रम एक साहसी और ऊर्जावान युवक था, जिसके परिवार का संबंध पारंपरिक रूप से भूमिगत जल स्रोतों और कुओं की खोज से था। वो जमीन के भीतर की आवाजों को समझ सकता था। एक शाम अमरेंद्र ने विक्रम को अपने घर बुलाया और उसे पूरी कहानी सुनाई। विक्रम पहले तो हंसा, प्रोफेसर साहब, ये सब किस्से कहानियां हैं, अगर कोई खजाना होता तो अब तक मिल गया होता। लेकिन जब अमरेंद्र ने उसे अपने दादा की पांडुलिपि दिखाई और उस श्लोक का अर्थ समझाया, तो विक्रम की आंखों में एक चिंगारी सी दौड़ गई। ये सिर्फ धन की लालसा नहीं थी, बल्कि इतिहास के एक अधूरे अध्याय को पूरा करने की जिज्ञासा थी। ठीक है, विक्रम ने कहा, मैं आपके साथ हूं, लेकिन याद रखिए, यह रास्ता आसान नहीं होगा। दुर्भाग्य से उनकी योजना की भनक एक ऐसे व्यक्ति को लग गई जो इस खजाने के पीछे दशकों से था, रघुवंशी सिंह। रघुवंशी एक धनलोलुप और बेईमान जमींदार था, जिसके पूर्वज भी नंदों के खजाने की बात करते थे। उसने कई बार अवैध खुदाई भी करवाई थी, लेकिन हर बार नाकाम रहा था। उसे पता चला कि अमरेंद्र के पास कोई नया सुराग है, तो उसने अपने गुंडों को उन पर नजर रखने का आदेश दे दिया। यात्रा का पहला पड़ाव था सोनपुर, जहां गंडक नदी का गंगा से संगम होता है। प्राचीन काल में इसे हाथी घोड़ा मेले के लिए जाना जाता था। श्लोक में सोनपुर के संगम का जिक्र था। अमरेंद्र और विक्रम ने संगम के तट पर डेरा डाला और आसपास के इलाके का अध्ययन शुरू किया। किंवदंती के अनुसार सम्राट अशोक ने यहाँ एक स्तंभ बनवाया था, जो अब टूट फूट चुका था और उसके अवशेष बिखरे पड़े थे। श्लोक कहता था, अशोक के खंभे की छाया में। लेकिन छाया तो दिशा के अनुसार बदलती रहती है, विक्रम ने उलझन जताई। बिल्कुल सही, अमरेंद्र ने कहा, इसीलिए हमें वह विशेष समय ढूंढना होगा जब छाया एक निश्चित बिंदु पर पड़ती हो, संभवतः सूर्योदय या सूर्यास्त का समय। 3 दिनों तक लगातार अध्ययन और निरीक्षण के बाद उन्होंने पाया कि सूर्यास्त के समय बचे हुए अशोक के स्तंभ के एक टुकड़े की छाया एक विशेष पत्थर पर पड़ती थी, जो देखने में बिल्कुल साधारण लगता था। जब विक्रम ने उस पत्थर को हटाने की कोशिश की तो वह हिला। उन्होंने मिलकर उस पत्थर को हटाया तो नीचे एक संकरा पत्थरों से बना रास्ता दिखाई दिया।
जो अंधेरे में गुम हो रहा था। ये पहली सुरंग थी। सुरंग में उतरना एक डरावना अनुभव था। अंदर का रास्ता संकरा और कीचड़ से भरा हुआ था। हवा में सड़ंद और नमी का मिश्रण था। विक्रम ने मशाल जलाई और दोनों आगे बढ़े। सुरंग कई शाखाओं में बटी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे श्लोक में कहा गया था, 9 गुफाओं का पेचीदा रास्ता। 9 गुफाएं यानी 9 रास्ते, अमरेंद्र ने सोचते हुए कहा। लेकिन सही रास्ता कौन सा है? तभी उनकी नजर दीवार पर उकेरी गई एक प्राचीन लिपि पर पड़ी। ये ब्राह्मी लिपि थी। अमरेंद्र ने उसे पढ़ने की कोशिश की। प्रथम प्रवेश, तृतीय मोड़, सप्तम गति, नवम द्वार। इसका मतलब था कि पहली सुरंग में प्रवेश करना था, फिर तीसरे मोड़ पर मुड़ना था, 7वीं दिशा में आगे बढ़ना था और 9वें दरवाजे से गुजरना था। ये एक जटिल पहेली थी। एक गलत कदम और वे इस भूल भुलैया में हमेशा के लिए खो सकते थे। कई घंटों की मशक्कत के बाद वे एक विशाल द्वार तक पहुंचे, जो पत्थर का बना हुआ था और उस पर नंद वंश के प्रतीक यानी शंख और कमल की नक्काशी थी। लेकिन तभी पीछे से आवाजें आई। रघुवंशी और उसके 5 गुंडे भी उसी सुरंग में घुस आए थे। उन्होंने अमरेंद्र और विक्रम का पीछा किया था। बहुत अच्छा काम किया प्रोफेसर साहब, रघुवंशी ने ठहाका लगाया। आपने हमारे लिए रास्ता ढूंढ दिया। अब आप दोनों यहीं रुक जाएंगे। उसने पिस्तौल निकाल ली। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। विक्रम ने अमरेंद्र को पीछे खींच लिया और खुद आगे आ गया। ये खजाना तुम्हारा नहीं है रघुवंशी, विक्रम चिल्लाया। ये इस देश की विरासत है। विरासत की बातें म्यूजियम में करो, रघुवंशी ने घटिया अंदाज में कहा और गोली चला दी। विक्रम तेजी से झुका और गोली दीवार पर जा लगी। इसी हड़बड़ाहट में अमरेंद्र ने दरवाजे के पास एक प्राचीन लीवर दबाया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन साथ ही छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। एक सुरक्षा तंत्र जो हजारों साल पहले बनाया गया था। भागो, अमरिंदर चिल्लाया। एक विशाल पत्थर सीधे रघुवंशी पर गिरा और वह वहीं ढेर हो गया। उसके कुछ गुंडे मारे गए, बाकी भाग खड़े हुए। लेकिन इस उथल पुथल में विक्रम भी एक पत्थर से जख्मी हो गया। उसका पैर दब गया था। प्रोफेसर साहब, विक्रम ने दर्द से कराते हुए कहा, आप आगे बढ़ो, मैं ठीक हूं। नहीं, अमरेंद्र की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकता। ये खजाना सिर्फ हमारे लिए नहीं है, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। यह हमारे इतिहास के लिए है। जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अपने साथी के बलिदान से विचलित लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ अमरेंद्र अकेले ही उस दरवाजे से अंदर गया। अंदर का नजारा अद्भुत था। वो एक विशाल कक्ष में था जिसकी दीवारें सोने की चादरों से मढ़ी हुई थी। एक तरफ सोने के सिक्कों के ढेर थे, दूसरी तरफ हाथी दांत, मोती, हीरे, जवाहरात और बेशकीमती पत्थरों से भरे संदूक रखे हुए थे। ये वो खजाना था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती थी वो पुराने ताम्रपत्रों और पांडुलिपियों की श्रृंखला जो एक पत्थर के चबूतरे पर रखी हुई थी। अमरेंद्र ने उन्हें उठाया। उनमें नंदवंश के प्रशासन, उनकी कृषि नीति, जल प्रबंधन और कला संस्कृति का विस्तृत विवरण था। ये इतिहास का वह अध्याय था जो चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी पूरी तरह से दर्ज नहीं था। तभी उसकी नजर एक विशाल शिलालेख पर पड़ी जिस पर लिखा था, ये संपदा मगध की भूमि की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। इसे तब तक गुप्त रखो जब तक कोई ऐसा योग्य शासक न आ जाए जो इसका उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए कर सके। महापद नंद की आत्मा की शपथ, अमरेंद्र समझ गया। यह खजाना सिर्फ धन नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। नंदों ने इसे इसलिए छिपाया था ताकि ये लुटेरों के हाथ न लगे और भविष्य में किसी ऐसे व्यक्ति के काम आए जो वास्तव में जनता का हितैषी हो। अमरेंद्र ने खजाने से कुछ नहीं लिया। वो वापस लौटा और विक्रम की मदद से उसे बाहर निकाला। उन्होंने इस महान खोज की सूचना भारत सरकार के पुरातत्व विभाग को दी। जल्द ही एक बड़ी टीम ने आकर पूरे इलाके की खुदाई की और खजाने को सुरक्षित बाहर निकाला। आज नंद वंश का ये खजाना और उसकी पांडुलिपियां देश के संग्रहालयों की शोभा बढ़ाती हैं। अमरेंद्र और विक्रम को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया, लेकिन उनके लिए असली पुरस्कार ये ज्ञान था कि उन्होंने इतिहास के एक खोए हुए अध्याय को फिर से जिंदा किया। विक्रम का पैर ठीक हो गया और वो एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता बना। अमरेंद्र ने अपनी पुस्तक द लास्ट ओथ ऑफ द नंदाज लिखी, जिसने दुनिया को नंद वंश की वास्तविक शक्ति और दूरदर्शिता से परिचित कराया। ये कहानी सिर्फ अमरेंद्र और विक्रम की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो इतिहास के रहस्यों को सुलझाने का साहस रखता है। नंद वंश का खजाना शायद मिल गया, लेकिन भारत की पावन भूमि में ऐसे अनगिनत रहस्य दफन हैं जो अपने खोजकर्ता का इंतजार कर रहे हैं। शायद वह खजाना बिहार की गुफाओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर छिपी हुई जिज्ञासा और साहस में छिपा हुआ है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास बिखरा पड़ा है। जरूरत है तो बस आंखें खोलकर देखने की। कौन जानता है अगली महान खोज तुम्हारी ही हो।
बस एक कदम बढ़ाने की हिम्मत चाहिए। इतिहास के ऐसे ही और रहस्यमयी राज, लुप्त खजानों की कहानियां और भारत की गौरवशाली विरासत की धड़कन सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।